हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेपर 3 की, जो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल है, बीएड सेकेंड ईयर। यहाँ हम कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं। जो ऑनलाइन पेपर थर्ड है आपका, यूनिट फर्स्ट करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में जो जो हमने एमसीक्यूज बनाए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बीएड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सीआर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पेपर पूछा जाएगा एमडीयू के द्वारा, एचटेट और सीटेट में भी ये क्वेश्चन जो क्या रहेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर हम यूनिट 1 की बात करेंगे। तो यूनिट 1 में जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं, ये आपकी बुक से निकाल के बनाए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बारे में, विविधता के बारे में आप क्या समझते हैं भाई, क्या होती है डाइवर्सिटी, ठीक है ना। द कंडीशन ऑफ बीइंग डिफरेंट, अलग होने की शर्त होती है भाई। ऑल ह्यूमन बीइंग आर डाइवर्स, आप जानते हैं कि हम इतने करोड़ लोग होने के बावजूद भी हमारे चेहरे आपस में नहीं मिलते, तो कुछ ना कुछ क्या डाइवर्सिटी हमारे अंदर है ही है। फोर कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इज कोग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल एबिलिटीज। तो जो हमारी डाइवर्सिटी है ना, वो 4 प्रकार की मानी गई है। कोग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया, बिहेवियरल हो गया और एबिलिटीज हो गया। मतलब जो मानसिक रूप से आप देखेंगे, सबकी जो मानसिक अक्षमता है वो अलग अलग होती है भाई, ठीक है ना। जो उनकी इमोशंस होते हैं हमारे, वो अलग अलग होते हैं। बिहेवियर, जो हमारा बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, हर किसी का व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। और एबिलिटी, जो कार्य करने की क्षमता है, हर किसी की एक क्षमता बराबर नहीं होती। सेम एज के बंदे, एक बंदा ज़्यादा वेट उठा सकता है, एक बंदा कम वेट उठा सकता है। तो ये सारी क्या है, डाइवर्सिटी था। और ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, राइट है। तो ऑल ऑफ दी अब राइट आंसर बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीलिंग एंड इमोशंस कम इन विच कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी। अभी बताया था आपको, फीलिंग और इमोशंस कौन सी डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं भाई, वो आएंगे आपके इफेक्टिव के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कम्स इन विच कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो कौन सी के अंदर आती है भाई, वो आपका ये कोग्निटिव के अंदर आता है, संज्ञानात्मक के अंदर आता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन क्लासीफाई इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर जो दृष्टिहीन बच्चों का वर्गीकरण किया गया है, तो ये कहता है कि इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही नहीं है। तो पहला है प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड, दे आर टोटली ब्लाइंड। पूरी तरह से जो बच्चे अंधे होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड। सेवरली इम्पेयर्ड, दे आर हैव विजुअल एक्यूटी लेस देन 6/60। तो 6/60 से जो एक्टिविटी की जो आपकी उसकी आंखों की रोशनी है वो कम होती है, तो उसको सेवरली इम्पेयर्ड बोलते हैं, गंभीर रूप से बिगड़ा हुआ, ठीक है। फिर मॉडरेटली इम्पेयर्ड वो होता है, दे हैव विजुअल एक्यूरिटी इन बिटवीन 6/24 टू 6/60। तो इनके बीच में जब किसी की विजिबिलिटी रहती है तो उसको मॉडरेटली इम्पेयर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है मिल्डली इम्पेयर्ड। कौन सा होता है, जो हल्का बिगड़, जो हल्का सा दो अंधा होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिल्डली इम्पेयर्ड। तो इसके बारे में कह रहा है, दे कैन रीड ओनली द सेकेंड लेटर ऑन द विजुअल एक्यूटी टेस्ट बोर्ड। जो आप देखते हैं जब आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसमें जो अल्फ़ाबेट्स लगे रहते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो नीचे तक उनका साइज छोटा होता चला जाता है। तो ये कह रहा है कि क्या वो जो मिल्डली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, क्या वो सिर्फ सेकंड लेटर को ही पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं? जी नहीं, ये गलत है, ठीक है ना। वो उस पूरे के पूरे सभी लेटर को पढ़ पाते हैं। तो इसलिए ये जो दो पॉइंट बताया हमने, दे कैन रीड ओनली सेकंड लेटर ऑन द विजुअल एक्यूटी टेस्ट, ये किसके लिए सही बैठता है, ये सेवरली इम्पेयर्ड के लिए सही बैठता है, ठीक है। तो ये गलत है, ये सभी लेटर्स को देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हियरिंग इम्पेयर्ड। ऑप्शन 1 है, हियरिंग लॉस बिलो 90 डेसिबल इज कॉल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड, राइट है। सेकंड है, हियरिंग लॉस अबो 90 डेसिबल कंसिडर्ड डीफनेस, सही है भाई। तो ऑप्शन यहाँ राइट बन जाएगा, बोथ 1 एंड 2, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा आपका। तो यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं आप, 90 डेसिबल से नीचे की श्रवण हानि को हियरिंग इम्पेयर्ड कहते हैं, और 90 डेसिबल से ऊपर की सुनवाई हानि को बहरापन माना जाता है। कहीं कहीं ये 80 भी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड इज राइट। तो यहाँ पर देखेंगे, मिल्डली रिट्रीटेड, जो हल्का मंदबुद्धि होता है, उसका डेसिबल 26 से 30 डेसिबल हानि होता है, जी नहीं, ये 26 से 50 के करीब होता है, ठीक है। सेकंड है, मामूली रूप से मंद, मॉडरेटली रिट्रीटेड 80 to 90 डेसिबल लॉस होता है, जी नहीं, यह 50 to 70 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, गंभीर रूप से मंद वो होता है जो 70 to 89 होता है। तो ये राइट आंसर है। डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड के मुकाबले देखेंगे तो सेवरली रिट्रीटेड जो है वो सही आंसर ये बन रहा है, ठीक है ना। तो मिल्डली रिट्रीटेड दोबारा ध्यान से याद कर लेंगे, कौन है, जो 26 से 50 के बीच होता है, और मॉडरेटली कौन है, जो 50 से 70 के बीच में होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आईक्यू क्रिटेरियन क्या होता है। जो आईक्यू निकालते हैं हम किसी बच्चे का, तो आईक्यू कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं बॉर्डर लाइन केसेस या डलर जो होते हैं उसका आईक्यू 70 to 90 होता है, ठीक है ना। और मोरेंज या फीबल माइंडेड बच्चे जो वो होते हैं जिनका आईक्यू 50 to 70 होता है। और इम्बेसिल्स बच्चे वो होते हैं जिनका आईक्यू 25 to 50 होता है। और इडियट बच्चे वो होते हैं जिनका आईक्यू 25 से भी कम होता है। तो आईक्यू क्रिटेरियन याद रख लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इसका एक, तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। नेक्स्ट है इफ ए चाइल्ड हैज मेंटल एज ऑफ 5 years एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 years देन व्हाट विल बी आईक्यू ऑफ चाइल्ड। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे आप, यहाँ बता देते हैं आपको आईक्यू कैसे निकाला जाता है। आईक्यू निकालने का तरीका क्या होता है, जो आपकी मेंटल एज होती है उसके अपॉन में क्या आता है, क्रोनिकल एज आती है, और मल्टीप्लाई क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा क्या दे रखा है, चाइल्ड एज जो है, मेंटल एज है वो 5 years है, और क्रोनिकल जो एज है वो 4 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि मेंटल एज आपने कितना बताया, 5, जो कितना बताया 5, और क्रोनिकल एज कितना बताया आपने 4। तो यहाँ पर 4 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ कितना निकल के आया 25। तो 25 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा 125। तो ऐसे आप आईक्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो राइट आंसर कौन बना, 125 बना यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डुलर्स जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या होती हैं जो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। नो स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कोई फिजिकल स्ट्रक्चर कोई अलग नहीं होता, ठीक है। दे आर अबाउट 1/5 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ये मतलब पूरी जनसंख्या का 1/5 भाग ही होते हैं। अगर 5 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चा ही ऐसा मिलता है। दे आर पुअर इन थिंकिंग एंड प्लानिंग, ये सोचने में और प्लानिंग में थोड़े कम होते हैं, कमजोर होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर बनेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डुलर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब जो एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शंस। तो सेकंड है मे बी जेनेटिक, मे ओक्यूर इन डेवलपमेंटल स्टेज, और मे बी ड्यू टू एक्सीडेंट्स एंड डिजीज एटसेट्रा। वंस इम्पेयर्ड occurs इट कैन नॉट बी completely rectified। तो यहाँ पर ये कह रहा है इम्पेयर्ड के बारे में इसने पॉइंट जो बताए, तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, एक्यूरेट है। तो ऑल ऑफ द अब वो राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो इम्पेयर्ड के बारे में आपको पता लग गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके का बनाने का मतलब ये होता है कि भाई ताकि आपको इम्पेयर्ड का ही फुल फॉर्म आप लगे हुए हैं। आपने जो देखा होगा भाई काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे लगे हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, कॉपी कैट चल रहा है। तो लेकिन वहाँ का मेन पॉइंट समझ में नहीं आ रहा बच्चे को, 2-2 3-3 लोगों का वीडियो देख लिया है लेकिन इम्पेयर्ड का मतलब ही समझ में आया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके वो इस तरीके के बनाए गए हैं ताकि एक कंसेप्ट भी साथ के साथ में क्लियर हो जाए। अब इस इम्पेयर्ड से आप खुद बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। इनमें से एक जो पॉइंट है इसको छुपा दो तो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही, तो यहाँ पर हमारा मतलब है आपको अपनी बुक को अच्छे तरीके से पढ़ाना और वो क्वेश्चन क्लियर कराना। तो डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव लिटरेसी मीन्स टू इंक्लूड, to make one the bifurcated or diversified entities. It it increase the participation of students। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम। इंक्लूसिव एजुकेशन वो क्या होता है, समावेशी। अब समावेशी का मतलब होता है भाई सभी का वेश होना उसके अंदर। मान लो अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग उनमें से 4-5 लोग गरीब हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते। हमने क्या करना है, उन सबको शिक्षित करना है। तो हम क्या करेंगे, उनको रियायत दे देंगे, उनको कम फीस में भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कुछ करना इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। कोई अपंग है तो उसको भी हम स्कूल में लेके जाके पढ़ा देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है इंक्लूसिव एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए क्लासरूम स्कूल एज ए सपोर्टिव कम्युनिटी। तो यहाँ पर ये कह रहा है भाई ये तीनों पॉइंट क्या है, एक्यूरेट हैं। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर बनेगा आपका स्कूल के बारे में, इंक्लूसिव समावेशी स्कूल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। भाई जो भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भारत देश में क्या कुछ हुआ। तो फर्स्ट स्पेशल स्कूल वाज ओपन्ड इन 1826 बाय राजा काली शंकर इन वाराणसी।
तो जो पहला स्पेशल स्कूल बनाया गया था वो 1826 में बनाया गया था राजा कालीशंकर के द्वारा वाराणसी में, ये राइट है भाई। स्पेशल स्कूल फॉर डीफ वाज ओपनड इन बॉम्बे इन 1883। भाई जो लोग बहरे हैं उनके लिए क्या है, स्कूल खोला गया था बॉम्बे में 1883 के अंदर, ये भी पॉइंट राइट है। गोपाल कृष्ण गोखले इंट्रोड्यूस ए बिल टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इन्होंने क्या कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया कि भाई एजुकेशन जो है कंपलसरी होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट राइट है, ऑल ऑफ दी अब राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी इंटरवेंशन मॉडल ऑफ इंक्लूशन। तो स्ट्रेटेजी इंटरवेंशन मॉडल ऑफ इंक्लूशन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजी है क्या है इंटरवेंशन, तो यहाँ पर देखेंगे दिस मॉडल वाज डेवलप्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कांसस सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन लर्निंग, जी राइट है। दिस मॉडल हैज 3 स्टेप, इसके 3 स्टेप हैं, सही बात है। बेस्ड ऑन दिस पॉइंट दैट स्टूडेंट्स शुड डेवलप देयर पोटेंशियल इंडिपेंडेंटली, तो ऑल ऑफ द आंसर बनेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडल इज कॉल्ड पुश इन मॉडल। तो पुश इन मॉडल किसे कहा जाता है, टीम टीचिंग मॉडल को, सोशल मेन स्ट्रीम मॉडल को, नॉन एकेडमिक मॉडल को, या फुल इंक्लूसिव मॉडल को। तो यहाँ पर पुश इन मॉडल कहा जाता है फुल इंक्लूसिव मॉडल को, पूर्ण समावेशी मॉडल जो होता है उसको पुश इन मॉडल कहा जाता है, राइट, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो जो डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, जिसको पढ़ने में कठिनाई होती है। तो द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सैमुअल क्रिक इन 1962। सबसे पहली बार जो यूज की गई थी 1962 में किया गया था, पहली बार जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में कुछ सोचा गया। लर्निंग डिसेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। कुछ जनरल होती हैं, कुछ स्पेसिफिक होती हैं। तो थर्ड है ओनली वन, पहला ही सही है या दूसरा भी सही है या दोनों सही है, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा दोनों सही है, बोथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है, एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ए ह्यूमन बीइंग। सेकंड है डिसेबिलिटी रिजल्ट फ्रॉम इम्पेयर्ड। थर्ड है द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी कुड बी रिड्यूस विद द यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड अप्लायंस। तो आपने देखा होगा भाई जैसे कोई थोड़ा सा लंगड़ा हो गया बेचारा, तो उसको छड़ी देकर या उसका रिक्शा देकर हम उसको क्या करते हैं, कैपेबिलिटी बना देते हैं चलने के फिरने के लिए। तो ये पॉइंट थे आपके, तो तीनों के तीनों पॉइंट सही, तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने यूनिट 1 किया, यूनिट 1 के 15 क्वेश्चन किए हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कुछ और इंप्रूवमेंट चाहिए या किस तरीके का मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।